का जो टॉपिक है वो आपका जो है हिस्ट्री का लेसन 15 है। लास्ट टॉपिक रहेगा ये थर्ड बुक का संविधान का निर्माण। प्रांतों के लिए ज़्यादा शक्तियों के जो है पक्ष में क्या तर्क दिए गए, सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा, किस तरीके से जो एनसीईआरटी में भी आपको क्वेश्चन दे रखा है कि संविधान सभा में जो है राज्य की शक्तियों का विभाजन किस प्रकार किया गया। और एट लास्ट केंद्र बिखर जाएगा, ये जो बात कही गई है इस शब्दों, ये जो कोटेशन है इसको स्पष्ट कीजिए। और ये क्लियर आपकी बुक में हेडिंग दे रखी है। तो चलिए इस पे जो है थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनाया गया है। आंसर क्या होगा, संविधान सभा के द्वारा राज्य और केंद्र सरकारों के मध्य अधिकारों का बंटवारा करने के लिए किसको क्या अधिकार दिए जाएंगे, कौन सा अधिकार जो है, कौन सा मुद्दा जो है किसके अधिकार क्षेत्र में आएगा। इस पे बहुत ज़्यादा वाद विवाद हुआ और अंत में क्या तय किया गया। सबसे पहली चीज़ कि 3 विषय बनाए जाएंगे संविधान में शक्तियों के लिए, 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दी जाएंगी शक्तियाँ। सबसे पहला होगा केंद्र सूची, ठीक है। इसके बाद होगी राज्य सूची और नेक्स्ट होगी समवर्ती सूची। अब सीधी सी बात है, केंद्र सूची है तो इस पे जो है जितने भी नियम कायदे कानून होंगे, जो मुद्दे होंगे, वो किसके अधिकार में आएंगे, केंद्र सरकार के अधिकार में आ जाएंगे। क्लियर। और इसके साथ अगर मैं राज्य सूची की बात करूँ तो इसके मुद्दे कानून जो है, इसमें जितने भी मुद्दे हैं उसमें कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगी। और समवर्ती में दोनों मिलके बनाएंगे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की परमिशन चाहिए होगी इसके लिए। क्लियर। इसके आगे चलते हैं कि अब इसी पॉइंट को थोड़ा और डिटेल किया गया है। सबसे पहला, केंद्र सरकार के अंतर्गत उन विषयों को रखा जाएगा जो बहुत मुद्दे जो है महत्वपूर्ण होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, जो पूरे देश के लिए होंगे। जैसे सीमा शुल्क, ठीक है, कंपनियां हो गई, विदेश मामले हो गए, विदेश नीति कौन सी अपनाई जाएगी, खनिज संसाधनों की बात हो गई, देश का विकास किन जो है विदेश नीति के अनुसार किया जाएगा। तो ये सारे विषय किसके अंतर्गत आ जाएंगे, केंद्र सरकार के, क्योंकि ये किसी एक स्टेट की बात नहीं होगी, ये पूरे देश की बात होगी। क्लियर। तो पूरे देश की सरकार को हम क्या कहते हैं, केंद्र सरकार कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। दूसरी चीज़, दूसरी सूची के अंतर्गत जो है वो विषय होंगे। दूसरी सूची का मतलब यहाँ पे क्या है, राज्य सूची, ठीक है। राज्य सूची के अंतर्गत वो विषय रखे जाएंगे जो राज्य का अधिकार होगा, जो सिर्फ और सिर्फ एक राज्य, एक स्टेट की बात होगी। क्लियर। जैसे जमीन और संपत्ति का अधिकार हो गया, वो सिर्फ एक राज्य की जो है प्रॉपर्टी होगी ना। इसके साथ कृषि हो गया, इसके ऊपर जितने भी मुद्दे होंगे, इसके ऊपर जितने भी कानून वगैरह बनाए जाएंगे वो किसके अधिकार क्षेत्र में चले जाएंगे, राज्य सरकार के। नेक्स्ट है तीसरी सूची। तीसरी सूची में वह विषय रखे जाएंगे जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का होगा। केंद्र सरकार अगर कोई कानून लेकर आती है तो किस किस राज्य में वो जो है लागू किया जाएगा, वो उस राज्य सरकार के ऊपर होगा, ठीक है। इसके अंतर्गत आय रखा गया है, आबकारी शुल्क रखा गया है, मतलब कि जो अलग अलग टैक्स होते हैं बहुत सारे वो रखे गए हैं। ये हो गया पहले पॉइंट की डिटेल। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे। दूसरा है राज्य सरकारों के क्या अधिकार दिए जाएंगे, केंद्र को किस प्रकार शक्तिशाली बनाया जाएगा। इस संदर्भ में मद्रास के एक सदस्य थे के संतनम, उन्होंने जो है एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट में उन्होंने क्या बात कही थी, सबसे पहला कि अगर केंद्र सरकार के पास ज़रूरत से ज़्यादा विषय चले जाएंगे तो केंद्र सरकार शक्तिशाली होने की बजाय क्या होगा, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ उसके पास आ जाएंगी, है ना। क्योंकि विषय सिर्फ शक्ति नहीं देते हैं बल्कि जिम्मेदारियाँ भी देते हैं, तो उन जिम्मेदारियों को हो सकता है वो प्रभावी ढंग से अच्छी तरीके से निभा ना पाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, के संतरम ने स्पष्ट किया कि यदि केंद्र को मजबूत बनाया जाएगा तो केंद्र की कुछ जिम्मेदारियों को राज्य सरकार को दे दिया जाना चाहिए, जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को ही होगा, ताकि केंद्र की जो जिम्मेदारियां हैं जिसकी वजह से वो अपना काम सही तरीके से ना कर पाए, राज्य उसको एक तरीके से बंटवारा कर ले, राज्य उसमें उसको सहयोग करे केंद्र को। नेक्स्ट, राज्य सरकार की शक्तियों के संदर्भ में के संतरम ने स्पष्ट किया कि महत्वपूर्ण करों को, जो टैक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टैक्स होते हैं, जो नेशनल हाईवेज वगैरह के टैक्स होते हैं, एकत्र करने का काम जो है केंद्र सरकार के पास होना चाहिए। बेसिकली नेशनल हाईवे हम सबको पता है, उसके टैक्स किसके पास जाते हैं, केंद्र सरकार के पास। राज्य सरकार के पास मात्र भू राजस्व एकत्र करने का अधिकार दिया गया है। के संतरम ने स्पष्ट किया कि यदि राज्य सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत नहीं किया गया तो राज्यों के विकास की परियोजना या राज्यों का विकास नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सारे जो ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्स है देश में वो तो सेंट्रल के पास जा रहे हैं, है ना। तो सारा पैसा देश का कहाँ जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास पैसे ही नहीं होंगे स्टेट का विकास करने के लिए। क्लियर। तो अब इसके लिए जो है राज्य की जो है क्या क्या करना पड़ेगा जो वो नहीं कर पाएंगे, ये भी थोड़ा देख लेते हैं। राज्यों को शिक्षा की व्यवस्था की ओर ध्यान जो है देना पड़ता है, जो वो नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि पैसों की कमी हो जाएगी। सड़कों में सुधार नहीं कर पाएंगे, उद्योगों की स्थापना और उसका विस्तार नहीं कर पाएंगे। क्लियर। इसके आगे चलते हैं। क्योंकि केंद्र के पास अधिक आर्थिक नियंत्रण होने के कारण केंद्र शक्तिशाली हो जाएगा और राज्य सरकारें जो है शक्तिहीन हो जाएंगी, शक्तियाँ उनके पास नहीं रह जाएंगी। क्लियर।
इसके साथ के संतरम ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकारों को बेहतर बनाना है तो हमें संघीय शासन की व्यवस्था पूरी तरीके से समाप्त करनी होगी। किसको समाप्त करना होगा? जो संघ व्यवस्था बनाई गई है उसको ख़त्म करके एकल व्यवस्था बनानी होगी, मतलब एक स्तर की सरकार होगी और या फिर एक ही के कंट्रोल में सारी पावर होनी चाहिए। नेक्स्ट चलता है, के संतरम ने स्पष्ट किया कि यदि केंद्र को अत्यधिक शक्तियाँ दी गई तो हमारा भविष्य क्या होगा? अंधकार में पड़ जाएगा, अर्थात धीरे धीरे लोग सरकार के विरोध हो जाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में केंद्र क्या होगा? बिखर जाएगा। केंद्र जो है एक साथ रह ही नहीं पाएगा, केंद्र टुकड़ों में टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग राज्य जो है अपने अपने अधिकारों के लिए जो है आवाज़ उठाएंगे, या तो वो जो है अलग ही हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि संविधान के माध्यम से शक्तियों का विभाजन इस तरीके से हो कि केंद्र और राज्य के मध्य राजनीतिक जो संबंध है वो मजबूत हो, दोनों एक दूसरे से जुड़े रहें। केंद्र जो है वो जो है राज्य सरकार पे क्या ना चला पाए? हुक्म ना चला पाए, इसको कंट्रोल ना कर पाए। ठीक है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हों। क्लियर? एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हों। इसके साथ चलते हैं कि आज हमें एक शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता है। ये जो है एक्यूरेट आपको कोटेशन दे दी जाएगी, इसको स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा। या तो क्या कहा जाएगा? संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने उस समय राजनीतिक परिस्थितियों में केंद्र की जरूरत को क्यों महत्व दिया था, केंद्र क्यों जरूरी है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। तो सबसे पहले विभाजन से पहले कांग्रेस ने प्रांतों में काफ़ी जो है स्वायत्तता थी, आज़ादी थी। स्वायत्तता कांग्रेस के जो राज्य थे उनको बहुत ज़्यादा देने पर सहमति व्यक्त की थी। कुछ हद तक यह मुस्लिम लीग की इस बात पर भरोसे दिलाने की कोशिश की थी कि जिन प्रांतों में लीग की सरकार है वहाँ वे दखल अंदाजी नहीं करेंगे। कौन दखल अंदाजी नहीं करेगा? कांग्रेस नहीं करेगा। बंटवारे को देखने के बाद ज़्यादातर राष्ट्रवादियों की राय बदल चुकी थी। बेसिकली विभाजन से पहले कांग्रेस क्या कहने की कोशिश कर रही थी कि जहाँ जहाँ जो है राज्य सरकारें हैं या मुस्लिम लीग की सरकारें हैं उन राज्यों में हम ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी दे देंगे। लेकिन जब मुस्लिम लीग इन चीज़ों पे नहीं मानी, एट लास्ट बंटवारा हो गया, बंटवारे के बाद जो हिंसा हुई उसको देखने के बाद ज़्यादातर जो राष्ट्रवादी नेता थे उनके ये जो विचार है राज्य सरकार को ज़्यादा शक्ति देने के, ये बदल चुके थे। उनका कहना था कि अब एक विकेंद्रित संरचना से पहले जैसे राजनीतिक दबाव नहीं बचे हैं, लेकिन जब से संतनम के प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग की तो उनका विरोध यह कहकर किया गया कि बेसिकली विकेंद्रित संरचना जो है अब जो है अलग अलग स्तर की जो सरकारें हैं उनको अधिक शक्ति देने का मतलब नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा? अधिक शक्ति दे देंगे तो क्या होगा? देश में बंटवारे की स्थिति हो जाएगी। जो सल्तनतें हैं अलग अलग क्या है, सल्तनत है, उनको जो है ज़्यादा स्वायत्तता नहीं दी जानी चाहिए। उनका जो है आज़ादी देने के लिए उन्होंने क्या तर्क दिए थे? आज़ादी नहीं देनी चाहिए, उसका विरोध करते हुए कहा। सबसे पहले अम्बेडकर का कहना था कि 1935 में के केंद्र से ज़्यादा शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र होना चाहिए। उनका मानना था कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन होना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए। उनका मानना था कि सड़कों पर हो रही जो हिंसा का कारण देश के टुकड़े टुकड़े हो गए, उसे सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए किसको जो है शक्तिशाली होना होगा? केंद्र को शक्तिशाली होना होगा। तब जो हिंदू मुस्लिम दंगे आज़ादी के बाद हुए थे उस जैसे दंगों से भारत को आगे भविष्य में बचाया जा सकता है। इसके आगे चलते हैं। गोपाल स्वामी अय्यर ने प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग का जवाब देते हुए कहा, क्या कहा? केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली होना चाहिए। वो भी मानते थे कि अगर केंद्र के पास जो ज़्यादा शक्तियाँ होगी तभी वो पूरे देश को जोड़ के रख पाएगा। संयुक्त प्रांत अर्थात उस समय क्या था? संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश को कहा जाता था के सदस्य थे बालकृष्ण शर्मा ने प्रांतों के लिए शक्ति की मांग की विरोध किया। उन्होंने कहा, अभी जो पहले आंसर पढ़ के आए हैं जहाँ पे राज्य को जो है ज़्यादा शक्तिशाली होना चाहिए, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि राज्य को ज़्यादा शक्ति नहीं दी जानी चाहिए, एक शक्तिशाली केंद्र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? देखिए पॉइंट भी दिए उन्होंने, छोटे छोटे पॉइंटों में इसे डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है देश की हित की योजना केंद्र बना पाएगा, देश की भलाई के बारे में सोच पाएगा अगर वो शक्तिशाली होगा तो। इसके साथ जितने भी आर्थिक संसाधन हैं उसको वो जुटाकर उसको यूज़ कर पाएगा देश की भलाई के लिए। ठीक है, एक उचित शासन व्यवस्था स्थापित कर पाएगा केंद्र पूरे देश में, देश के जो विदेशी आक्रमण है उससे बचा पाएगा अगर शक्तिशाली केंद्र होगा तो। अगर राज्य ज़्यादा शक्तिशाली होंगे तो सीधी सी बात है विदेशी आक्रमण के टाइम पे राज्यों की पावर ज़्यादा होगी तो राज्य अपने आप टूट के बिखर जाएंगे। देश को एक करने के लिए भी तो कोई चाहिए होगा ना। नेक्स्ट चलते हैं। औपनिवेशिक शासन द्वारा थोपी गई एक व्यवस्था पहले से ही मौजूद थी। क्लियर? उस जमाने में हुई घटनाओं ने केंद्रीयतावाद को बढ़ावा दिया था। सीधी सी बात है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग बादशाह थे, अलग अलग जो है शासन व्यवस्था चल रही थी, जिसकी वजह से भारत के लोग ये देख चुके थे कि जो राज्यों को ज़्यादा शक्ति देने का अंजाम क्या होता है।
क्लियर। सीधी सी बात है, हैदराबाद में जो है जो प्रॉब्लम चली थी, जम्मू कश्मीर में जो है विलय के समय जो प्रॉब्लम चली थी, तो उन चीज़ों का जो एक एक्सपीरियंस था वो इन लोगों को किस तरह लेके गया, इस तरफ लेके गया कि केंद्र की शक्ति ज़्यादा होनी चाहिए राज्यों के मुकाबले। उन्हें ये लगा कि अफरा तफरी पर जो हिंसा फैली हुई थी उसको जो है अंकुश लगाना और आर्थिक विकास की योजना बनाना तभी इम्पॉर्टेंट हो पाएगा, तभी सफल हो पाएगा जब केंद्र पावरफुल होगा। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने उस समय राजनीतिक परिस्थितियों और एक मजबूत केंद्र सरकार की जरूरत के बीच क्या संबंध देखा। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि संविधान सभा में इस बात पे काफ़ी वाद विवाद हुआ कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अधिकार किसके पास होने चाहिए। जो लोग शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे उनमें जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू का भी क्या कहना था कि केंद्र ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। संविधान सभा के अध्यक्ष के नाम एक पत्र जो है लिखा था उन्होंने, जिसमें उन्होंने क्या कहा था, अब जबकि विभाजन एक सच्चाई बन चुका है, एक दुर्बल केंद्र शासन व्यवस्था देश के लिए घातक होगी। क्यों? क्योंकि केंद्र क्या स्थापित करेगा, शांति स्थापित करेगा, आम सरकारों के बीच समन्वय सामंजस्य बना पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पे पूरे देश की आवाज़ को सामने रखना वो कौन कर पाएगा? केंद्र कर पाएगा। अगर केंद्र ही शक्तिशाली नहीं होगा तो वही सारे काम करने में सक्षम नहीं होगा। ठीक है, अब चलते दूसरी ओर। राज्य या प्रांतों के अधिकारों का सबसे शक्तिशाली समर्थन किसने किया था? मद्रास सदस्य के संतनम ने किया था। उन्होंने कहा कि केवल राज्यों को बल्कि केंद्र को भी मजबूत बनाने की जरूरत है, शक्तियों का पुनर्वितरण आवश्यक है। यह तर्क एक जिद सी बन गई थी कि सभी शक्तियां केंद्र को सौंप देने से वह मजबूत हो जाएगा। संतनम ने कहा कि यह एक गलत फहमी है कि अगर सारी शक्तियाँ केंद्र को दे दी जाएगी तो वो जो है ज़रूरी हो जाएगा या फिर ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, बल्कि सारी शक्तियाँ केंद्र को देने की वजह से उसकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से वो अपने दायित्वों को, अपने जो एक तरीके से जिम्मेदारियाँ उसको सही से निभा नहीं पाएगा। केंद्र मजबूत तो होगा लेकिन बहुत सारी अधिक जिम्मेदारियों की वजह से वो टूटने भी लग जाएगा। ठीक है, इसके साथ चलते हैं कि प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग से सभा में जो है तीखी प्रतिक्रिया हुई। बहुत सारे लोग जो है इसका विरोध करने लगे कि राज्यों को ज़्यादा शक्ति नहीं दी जानी चाहिए। शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता को अनेक अवसरों पर रेखांकित किया जा चुका था। जैसे अम्बेडकर ने घोषणा की कि एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र चाहते हैं, जो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ एक्ट द्वारा जो सरकार थी उसके केंद्र से भी अधिक शक्तिशाली हो। सड़कों पर जितने भी रक्तपात हो रहा था, जितने टुकड़े हो गए थे देश के या भारत का, सीधी सी बात है, पाकिस्तान हो गया था, उसके बाद जो है आगे चल के हम जो है बांग्लादेश भी देखते हैं। तो ये जो टुकड़े हो गए थे भारत के अलग अलग हिस्सों में, उसकी वजह से जो है अंबेडकर ने क्या कहा कि इन चीज़ों से बचने के लिए, इस हिंसक घटनाओं से बचने के लिए आगे भविष्य में ये चीज़ें ना हो, जिसकी वजह से उन्होंने क्या कहा, केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली होना चाहिए। गोपाल स्वामी अय्यर ने भी जोर देकर कहा कि केंद्र अधिक से अधिक मजबूत होना चाहिए। संयुक्त प्रांत के सदस्य बालकृष्ण शर्मा ने भी सेम बात की कि हमें एक मजबूत केंद्र की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि केवल शक्तिशाली केंद्र ही देश के हित की योजनाएं बना सकता है, धार्मिक संसाधन जुटा सकता है। इनफैक्ट आर्थिक संसाधन, यहाँ वर्ड ज़्यादा सटीक बैठेगा कि आर्थिक संसाधनों को जुटा के एक देश का जो है विकास कर सकता है, एक उचित शासन व्यवस्था स्थापित कर सकता है, विदेशी आक्रमण से बचा सकता है। विभाजन से पहले की अगर मैं बात करूँ तो कांग्रेस ने प्रांतों को प्राय स्वायत्तता देने पर सहमति व्यक्त की थी। उन्होंने एक सीमा तक मुस्लिम लीग को इस बात के लिए भी भरोसा दिलाया था कि आप लोग आज़ाद रहेंगे, राज्य आप लोगों का जहाँ शासन रहेगा वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ दी जाएंगी राज्य को। लेकिन जब उन्होंने ये बात नहीं मानी, एट लास्ट विभाजन हो गया। और विभाजन के बाद जो हाल हुआ देश का, उसको देखने के बाद तो जो राष्ट्रवादी नेता थे वो इस चीज़ पे बिल्कुल अटल रहे कि केंद्र को शक्तिशाली बनाया जाएगा, राज्य को नहीं। क्लियर। इसके साथ औपनिवेशिक शासन द्वारा थोपी गई एकात्मक शासन व्यवस्था पहले ही हमारे पास थी। हम जब एक तरीके से अंग्रेज जब शासन कर रहे थे तो उनकी शासन व्यवस्था क्या थी? एकात्मक शासन व्यवस्था थी। ठीक है, जहाँ पे एक ही स्तर की सरकार के पास सारी पावर थी। उस समय हुई जो घटनाएं केंद्र को बढ़ावा मिला था, इसे अराजकता पर अंकुश लगाने और देश के आर्थिक विकास की योजना बनाने में भी आवश्यक माना गया। इस प्रकार संविधान में भारतीय संघ के घटकों के राज्य की तुलना में किसको ज़्यादा माना गया सही, इम्पोर्टेंट? केंद्र को ज़्यादा पावरफुल बनाना इम्पोर्टेंट माना गया। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में भाषा के मुद्दे को किस प्रकार से हल किया गया। इसमें जो है, और या तो संविधान ने भाषा के विवाद को कैसे हल किया, कैसे उसका रास्ता निकाला कि कौन सी भाषा हमारी जो है क्या राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए, भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या होनी चाहिए। इस संदर्भ में महात्मा गांधी जी ने किस भाषा को अहमियत दी थी? हिंदुस्तानी भाषा को अहमियत दी। हिंदुस्तानी भाषा को उन्होंने कहा राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। इस बात पे बल दिया। क्यों? ताकि हिंदू और मुसलमान इस भाषा को आसानी से समझ सके। परंतु हिंदुस्तानी भाषा उर्दू भाषा और संस्कृत का मिश्रण थी,
धीरे धीरे यह भाषा किसकी, उर्दू और हिंदी के रूप में अलग अलग रूप में पहचानने लगे। हिंदुस्तानी भाषा को ही दो अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक हो गई हिंदी और दूसरी हो गई उर्दू। ठीक है, हिंदुस्तानी भाषा किससे मिलके बनी थी, ये बनी थी संस्कृत और फारसी को मिला के। क्लियर। और जब ये टूट के अलग हुई हिंदी और उर्दू, तो हिंदी जो है किसके पास जाती गई, संस्कृत भाषा के पास जाती गई, और उर्दू किसके पास, फारसी भाषा के पास जाती गई। क्लियर। इसके साथ आगे चलते हैं कि धीरे धीरे जो है हिंदी भाषा वह भाषा थी जिसे भारतीय हिंदू लोग भी आसानी से समझ सकते थे, और उर्दू भाषा बोलने वाले भी मुस्लिम वर्ग भी आसानी से समझ सकता था। इसीलिए संविधान सभा में कांग्रेस के सदस्य आर.वी. धुलेकर ने संविधान निर्माण की भाषा के रूप में किसका इस्तेमाल करने की जो है बल दिया था, या जो है पैरवी की थी, वो हिंदी भाषा का इस्तेमाल करने पर उन्होंने पैरवी की थी। उन्होंने क्या कहा कि धुलेकर के अनुसार हिंदी वह भाषा है जिसे हिंदुस्तान के अधिकतर भारतीय अच्छी तरह समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है। इसके साथ चलते हैं कि हिंदी वह भाषा है जो भारतीयों को औपनिवेशिक शासन से पूर्णतः अलग करती है। हिंदी ही भाषा है ना कि जो उनसे जो है अलग करती है अंग्रेजों से, क्योंकि वो कौन सी भाषा इस्तेमाल करते थे, इंग्लिश ही इस्तेमाल करते थे। परंतु हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने के प्रश्न में कांग्रेसी नेता जो थे बहुत सारे 3 साल तक हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के अपनाने के रूप में विरोध कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जो भारत का जो साउथ डायरेक्शन है, साउथ जो साइड है बेसिकली तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वगैरह, वहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है। तो यहाँ के जो नेता थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया था। इस विरोध को समाप्त करने के लिए संविधान सभा की भाषा समिति ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, या जो है सामने लेकर आए। इसमें क्या क्या सुझाव दिया गया? सबसे पहला सुझाव दिया गया कि देवनागरी लिपि में लिखी जो हिंदी है भारत की राष्ट्रीय भाषा ना होकर राजकीय भाषा होगी। याद रखिएगा, राष्ट्रीय नहीं, राजकीय भाषा। अर्थात जितने भी सरकारी कार्य होंगे वो हिंदी भाषा में ही किए जाएंगे। क्लियर। इसके साथ भाषा समिति ने सुझाव दिया कि यदि हिंदी भाषा को राजकीय भाषा के स्थान पर राष्ट्रीय भाषा बनाना है तो इसके लिए हमें धीरे धीरे जो है आगे बढ़ना होगा। पहले 15 साल तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रखना होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग अंग्रेजी समझते थे। ठीक है। और अंग्रेजी बहुत मतलब समझ लीजिए पूरे इंडिया में ही एक तरीके से यूज़ की जाती थी, क्योंकि हम पहले ही अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तो अंग्रेज़ भी अपनी इंग्लिश भाषा में ही सारे जो है कामकाज करते थे। ठीक है। फिर धीरे धीरे हिंदी को सरकारी कामों की भाषा के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए और राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए चीज़ें, एकदम से नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसके आगे भाषा समिति ने सुझाव दिया कि जब तक हिंदी को राष्ट्रीय भाषा नहीं बनाया जाता तब तक प्रत्येक प्रांत अपनी कोई क्षेत्रीय भाषा को चुन के उसमें समस्त कार्य करेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तमिलनाडु में, तो तमिल भाषा को वहाँ पे जो है क्षेत्रीय भाषा के रूप में चुना जा सकता है और वहाँ पे काम करवाया जा सकता है। ठीक है। कर्नाटका में कन्नड़ भाषा, इसकी तरह आगे जो है मणिपुर में मणिपुरी। ठीक है। जैसे पश्चिम बंगाल में बंगाली। तो हर एक जो प्रांत है वो अपनी कोई क्षेत्रीय भाषा में और इंग्लिश में जो है अपने राज्य के जो है कामकाज करेगा। क्लियर। इसके आगे भाषा समिति ने जो है सुझावों का आर.वी. धुलेकर ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि हिंदी को राजभाषा नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा बनाने पर बल दिया जाना चाहिए, तथा उन लोगों की आलोचना की जो हिंदी की बजाय हिंदुस्तानी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में देखना चाहते थे। उनका मानना था कि पूरे देश में जो है किस भाषा को ही जो है आगे बढ़ाया जाना चाहिए, हिंदी भाषा को ही। आर.वी. धुलेकर ने इन विचारों का मद्रास कांग्रेसी सदस्य श्रीमती श्री दुर्गाबाई ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत में हिंदी राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं अपनाई जा सकती है। यदि हिंदी को दक्षिण भारत में अपनाया गया तो इसके लिए जो है क्या करने चाहिए? सबसे पहले हिंदी के स्कूल खोले जाएंगे। सीधी सी बात है, जहाँ के लोग हिंदी जानते ही नहीं है वहाँ पर तो सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाने के लिए उन्हें हिंदी सिखानी पड़ेगी। क्लियर। तो सबसे पहले वहाँ जो है दक्षिण में क्या करने चाहिए? स्कूल खोले जाने चाहिए हिंदी के। हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देना चाहिए और कक्षाएं चलानी चाहिए, क्लासेस जो है लेनी चाहिए उसके लिए। इसके साथ हिंदुस्तान की आज़ादी के तुरंत बाद ये सब कार्य कर पाना संभव नहीं था। सीधी सी बात है, इकोनॉमिकली हम इतने जो है सक्षम नहीं थे कि इतने ज़्यादा जो है स्कूल खोले जा सकते थे साउथ साइड में। क्लियर। इसके साथ इसीलिए समिति श्री दुर्गाबाई हिंदुस्तानी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देने के पक्ष में थी। बम्बई के जो है कांग्रेस सदस्य शंकर राव देव भी हिंदी के स्थान पे हिंदुस्तानी भाषा को ही राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाना चाहते थे। सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी जो है बम्बई आप सबको पता है महाराष्ट्र का शहर है, जहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी।
ठीक है। तो वो भी जो है हिंदी को अपनाने के लिए इतनी जल्दी तैयार नहीं थे। स्वयं महात्मा गांधी जी भी हिंदी की भाषा के स्थान पे कौन सी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे? हिंदुस्तानी, और उसी को ही प्रोत्साहन दिया था, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। इसके साथ इन सभी प्रश्नों के मध्य अंततः यह निर्णय लिया गया कि हिंदी भाषा को क्या राष्ट्रीय भाषा का दर्जा ना देकर राजकीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा। और इस बात को आप निष्कर्ष के रूप में लिख भी सकते हैं कि अंत में निर्णय क्या लिया गया। क्लियर? और इसी क्वेश्चन के साथ आपका ये चैप्टर जो है ख़त्म भी होता है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।